सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। मॉनसून जिटर्स इसका टाइटल है। बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ आर्टिकल है। मॉनसून की इंडिया में अभी तक की जर्नी को क्रॉनिकल करता है, कंक्लूड करता है। कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा आ रहा है, इन सब के क्या रीजंस है। शुरू करें आर्टिकल को। आपको क्विज दिखा रहा हूँ आज का। इस आर्टिकल को ना केवल आपको पढ़ना है, आधे घंटे में जो भी सीखोगे इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में दूंगा, एक ट्राई आप इसको अभी भी दे सकते हो। शुरू करते हैं, चलिए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है मॉनसून जिटर्स। ये जिटर आपके लिए एक नया वर्ड है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। जिटर का मतलब होता है इरेगुलर मूवमेंट। कोई चीज़ ऊपर नीचे आगे पीछे है ना, उबड़ खाबड़ चले, उसको बोलते हैं जिटर। कह रहे हैं मॉनसून की जिटर्स आ रही हैं। वैसे जिटर्स जो है ना, बरसात में जो छोटी छोटी बरसात पड़ती है ना, उसको भी जिटर बोलते हैं। समझ गए? छोटी छोटी बरसात, छोटी छोटी बूंदें जो बरसात की पड़ती हैं, वो देखना आप कभी, जब छोटी छोटी बूंदें होती हैं तो वो इधर उधर घूमती हैं, कभी आगे कभी पीछे, है ना, हवा के साथ। तो वहीं से मॉनसून को इसने कनेक्ट कर दिया। कह रहा है मॉनसून की जिटर्स आ रही हैं। कहने का मतलब है मॉनसून जो है उबड़ खाबड़ तरीके से आ रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं पे कम। और बात की जा रही है ऑन रेन डेफिसिट एंड ड्रॉट्स की। रेन डेफिसिट का मतलब होता है बरसात की कमी, और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो बात की जा रही है बरसात की कमी की और सूखे की। ये ड्रॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है लैक ऑफ रेन या सूखा। अब देखो, ड्रॉट जो वर्ड है ना, इससे मिलते जुलते 2 वर्ड्स और है। पहला वर्ड है ड्रॉट, दूसरा वर्ड है ड्रॉट्स। इनके मीनिंग भी आपको आने चाहिए। ये जो वर्ड ड्रॉट है ना, इसका बरसात से कोई कनेक्शन नहीं है। ये है अ बिग या अ लार्ज ग्लास ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ड्रॉट्स। और ये जो नीचे वाला ड्रॉट्स आप देख रहे हो, अ गेम, ये गेम होता है जो सिमिलर टू होता है चेस या चेकर्स, चेस या चेकर्स, ठीक है। तो ये गेम है ड्रॉट्स। ये एक बड़ा सा ग्लास है अल्कोहल का, ड्रॉट। और ये है ड्रॉट, ये है सूखा, लैक ऑफ रेन। तीनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। ये जो छोटी छोटी टिप्स मिलती हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। चलो, कह रहा है एपिसोड्स ऑफ ड्रॉट इन इंडिया हैपन व्हेन द मॉनसून फेल्स इन जुलाई एंड अगस्त। कह रहे जो ड्रॉट के एपिसोड्स हैं, एपिसोड मतलब घटनाएं, ड्रॉट मतलब सूखा। कह रहे सूखे की जो घटनाएं हैं इंडिया में, वो हैपन होती हैं, वो अकर होती हैं, घटित होती हैं। कब भैया? जब व्हेन मॉनसून फेल हो जाता है जुलाई और अगस्त के महीने में। तो जून महीने के मॉनसून को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जून महीने से कभी पता नहीं लगेगा आपको कितनी ड्रॉट, कितना सूखा, कितनी बरसात। जुलाई और अगस्त में अगर मॉनसून फेल हो जाए, तब आपको पता लग जाएगा इंडिया में सूखा पड़ सकता है। एपिसोड्स यानी घटनाएं, इनकी वर्ड है हैपन, मॉनसून की वर्ब है फेल्स। अच्छा, ये कौन सा कंडीशनल है बता सकते हो आप? विच कंडीशनल इज दिस? 0 1 2 3। चलो, जिन लोगों ने बेसिक्स किए हुए हैं अच्छे से जानते हैं, ये है 0 कंडीशनल। जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है। जब जब मॉनसून फेल करता है जुलाई अगस्त में, तब तब इंडिया में सूखे की घटनाएं होती हैं ना, 0 कंडीशनल। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते जाना। ग्रीन कलर में सब्जेक्ट, पिंक में उसकी वर्ब मिलेगी। पूरे आर्टिकल में इस चीज़ को ध्यान दोगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज़ी से आपकी बूस्ट करती है। करके देखो एक दिन, फिर पता लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पे। सारी वोकैब को एक साथ नज़र डालेंगे ताकि स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है मॉक टेस्ट, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ टेस्टबुक.com। इंडस्ट्री लीडर है और सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस, एक सिंगल पैकेज आपको बना करके देता है। तो इससे आप मल्टीपल एग्जाम्स के बहुत सारे मॉक टेस्ट को एक साथ एक ही पैकेज में एक्सेस कर पाएंगे। अब ये सारे मॉक टेस्ट तकरीबन 41,000 हो चुके हैं। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ 399 में, और 3 साल की वैलिडिटी के साथ में 599 में। लेकिन याद रखें, इस पर आपको मिलता है एडिशनल ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YD10। कोड को यूज़ करने से 1 साल का मॉक टेस्ट पैक आपको मिलता है 360 में, और 3 साल का आपको मिलता है 540 में। कुछ डिस्काउंट्स अमेजन पे से पेमेंट करने पे भी चल रहे हैं, आप उनका फ़ायदा भी ले सकते हैं। लिंक रखा है ऐप का कमेंट सेक्शन में। चलो जी, आ जाओ अपनी वोकैब शीट पे। आज सारे वर्ड्स पुराने हैं और बहुत सारे हैं। एक आधा मैंने शायद ऐड किया है, बाकी सब पुराने हैं। वर्ड्स देख लो आज के। रील अंडर या रील फ्रॉम, जंक्चर, सैंग्विन, ऑफसेट, इवेंचुअल,
एंड इंटीग्रल। देखिए रील अंडर या रील फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से गो थ्रू होना, खास करके किसी डिफ़िकल्ट टाइम से। जैसे आवर इकॉनमी इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर द कोविड-19। हमारी इकॉनमी अभी भी कोविड-19 के बुरे दौर से गुजर रही है। रील फ्रॉम करना या रील अंडर करना, इसको फोल्टर या स्टैगर भी बोलते हैं। अब देखो वर्ड ये बना कैसे है। रील का मतलब होता है करीन करना, लड़खड़ा के चलना। जब आपके ऊपर कोई बड़ा बोझ होता है ना, तो आप सही से चल नहीं पाते हो, आप उस बोझ के नीचे रील अंडर करते हो, लड़खड़ा के चलते हो। स्टैगर करते हो या फोल्टर करते हो, ये भी लड़खड़ाने के सिनोनिम है। और भी हैं, लर्च है, करीन है ना। तो ये रील वर्ड ऐसे बना हुआ है। तो इकॉनमी जो है लड़खड़ा रही है कोविड-19 के नीचे। आज आप रील फ्रॉम भी देखोगे और फोल्टर भी देखोगे, दोनों ही वर्ड्स आर्टिकल में आने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है जंक्चर, नया वर्ड है। जंक्चर का मतलब होता है दोराया या चौराया, ऐसी जगह जो बहुत क्रूशियल हो, जो एक टर्निंग पॉइंट हो, ठीक है। ज़िंदगी में बड़ा मोड़ आता है, उसको बोलते हैं जंक्चर। द बैटल हैज़ रीच्ड अ क्रूशियल जंक्चर। बैटल जो है एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोराहे या चौराहे पे पहुंच चुकी है, टर्निंग पॉइंट पे आ चुकी है। ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है हाईली ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा आशावादी। अपबीट, स्पिरिटेड, बॉयेंट, सब जो है आशावाद के सिनोनिम है, आशावादी के। लीडर्स आर दोज हु हैव सैंग्विन व्यूज ऑफ द सिचुएशन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। लीडर्स अक्सर वो लोग होते हैं जिनकी सैंग्विन व्यूज होती हैं, आशावादी नज़रिया होता है सिचुएशन का, किसी भी फेस ऑफ एडवर्सिटी के अंदर, किसी भी बुरे वक्त का सामना करते हुए। इन द फेस ऑफ मतलब सामना करते हुए, एडवर्सिटी मतलब हार्डशिप या बुरा वक्त। तो लीडर वही है जो बुरे वक्त में भी आशावाद रख के सही एक्शन ले सके, है ना। तो एडवर्स, ये जो आप वर्ड देख रहे हो ऑप्टिमिस्टिक, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। सैंग्विन इसका एडवांस सिनोनिम है, ऑप्टिमिस्टिक का एडवांस सिनोनिम है सैंग्विन। फिर एक वर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है काउंटर बैलेंस करना, दो चीज़ों की बुराई, दो चीज़ों को जो आपस में, समझ गए ना, आपस में जो कंपेंसेट कर देना, बराबर कर देना। योर वर्च्यूज कैन नॉट ऑफसेट योर वाइसिस। आपके वर्च्यूज, आपके गुण, आपकी वाइसिस, आपकी बुराइयों को ऑफसेट यानी बराबर नहीं कर सकते हैं। अच्छाई आपकी अच्छी काम आएगी, बुराई आपके नुकसान करेगी। दोनों के अलग अलग फ़ायदे नुकसान होने वाले हैं, आपसी इनको काउंटर बैलेंस नहीं किया जा सकता। समझ गए ना, काउंटर बैलेंस करना। जो तराजू होता है, तराजू पे दोनों तरफ आप रखते हो वजन, तो वो काउंटर बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को बराबर कर देते हैं। ऑफसेट करना, काउंटर बैलेंस करना एक ही बात है। अब इसके सिनोनिम्स और भी हैं, मेकअप फॉर करना या कंपेंसेट फॉर करना, भरपाई करना। आज आप कंपेंसेट फॉर नाम के वर्ड को देखने वाले हैं, भरपाई करने को, ठीक है। फिर वर्ड है इवेंचुअल। इवेंचुअल मतलब फाइनल, जो आखिरी हो, कंक्लूडिंग हो, डिसाइसिव हो या अल्टीमेट हो, जो इनएविटेबल हो। द वर्ल्ड इज स्टिल डिवाइडेड ओवर इवेंचुअल आउटकम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया आज भी बटी हुई है आखिरी नतीजे पे ग्लोबल वार्मिंग के। कुछ एक का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से कुछ नहीं होता, कुछ एक का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत नुकसान हो सकता है। तो इवेंचुअल नाम का वर्ड, फाइनल नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। इसका नाउन फॉर्म होता है इवेंचुअलिटी। इवेंचुअलिटी मतलब कोई भी फाइनल आउटकम। लास्ट वर्ड है इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब ऐसी चीज़ जो आपके अंदर बसी हो, आपका एक इनसेपरेबल पार्ट हो, जो इनहेरेंट हो, जो इननेट हो, आपके नेचर में ही हो। नेट से नेचर, इननेट मतलब इन योर नेचर, जो इमानेंट हो। रिस्क इज़ इंटीग्रल इन स्टॉक मार्केट्स। रिस्क जो है वो इंटीग्रल है स्टॉक मार्केट्स में, इननेट है, इनहेरेंट है, अंदर ही बसा हुआ है। स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करने वाले लोग रिस्क से नहीं बच सकते। आ गई बात समझ में। तो ये 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में सेंटेंस बना के हमने देख लिए हैं। अब आ जाओ अपने आर्टिकल पे। चलो एक समरी आपको दे रहे हैं किस बारे में लिखा हुआ है। इस साल क्या हुआ, मानसून सही वक्त पे आया जून 1 पे केरला में, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ आने लगा, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो उसकी जो है थोड़ी रफ्तार कम होने लगी। आपने देखा होगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा बारिश अभी भी नहीं हुई है, लेकिन ईस्ट में जो मानसून पड़ा वहाँ पे तो कोलकाता में खूब इसने बरसात कर दी। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इस बार मानसून बड़े जिटर्स आपको दिखा रहा है, कहीं पे खूब बरसात, कहीं पे सूखा। और देख करके लगता है कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में या जो है वेस्टर्न इंडिया में इस बार सूखा पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, मानसून सूखा पड़वाएगा या नहीं पड़वाएगा ये पता लगता है जून, जुलाई और अगस्त में। जून के मानसून को देख करके कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि बारिश कम होगी या ज़्यादा होगी। हमारी पास जो हिस्ट्री है वो यही कहती है। बात आगे समझ में। बस आज इसकी यही जो है समरी है कि जून का मानसून देख करके कुछ भी कंक्लूजन मत ड्रॉ करो। जुलाई और अगस्त बताएगा मानसून का क्या होने वाला है। एनालाइजिंग टोन है, एनालाइज कर रहा है पूरी सिचुएशन को। थोड़ी टेक्निकल टर्म्स भी आएंगी इसके अंदर, ला नीनो, अल नीनो, है ना, बताएगा आपको कैसे कैसे होता है। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को।
अब देखो स्टोरी की तरह ही पढ़ना है ताकि प्रोसेस कर पाओ। कह रहे द मानसून लैंडेड अर्ली इन केरला 3 days अहेड ऑफ द नॉर्मल डेट ऑफ June 1st। कह रहे जो द मानसून है वो लैंड हो गया जल्दी इस साल केरला में 3 दिन पहले, 3 days अहेड ऑफ मतलब बिफोर या पहले, 3 दिन पहले ही नॉर्मल डेट के जो है June 1st की। तो June 1st से 3 दिन पहले निकाल लो, मई की 28 या 29, तो 27, 28, 29 मई को ही केरला में मानसून लैंड हो गया। द मानसून की वर्ब है लैंडेड, मानसून के आगे द लगाते हैं क्योंकि ये इंडियन मानसून है। हम स्पेसिफिक सब कॉन्टिनेंटल मानसून की बात कर रहे हैं जो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में होता है, खास मानसून है। अहेड ऑफ मतलब बिफोर। करा द जर्नी अपवर्ड ऑफ इट्स वेस्टर्न ब्रांच हैज़ सिंस देन बिन टाइमली बट लैकिंग इन विगर। कह रहा केरला में तो आ गया, लेकिन जो जर्नी है ना इसकी अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, तो केरला से ऊपर की तरफ चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, इसकी वेस्टर्न ब्रांच की तरफ। वेस्टर्न ब्रांच मतलब अरेबियन सी से जो मानसून आता है हल्का फुल्का। कह रहा है लेकिन जो इसकी जर्नी है वेस्ट की तरफ, इसकी जो वेस्टर्न ब्रांच है, जो शाखा है उसकी तरफ, वो रही है सिंस देन, हैज़ बीन रही है सिंस देन तभी से, बहुत ही टाइमली, बहुत ही वक्त से, लेकिन वो रही है लैकिंग इन विगर, लैक करने वाली, कम होने वाली अपने एंथुजियाज्म में, अपने जोश में, अपने विगर में। तो सही वक्त पे आ रहा है वेस्ट में, लेकिन सही जोश के साथ में वेस्ट पे हमला नहीं कर रहा। जर्नी की वर्ब है हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिंक वर्ब है ये, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, स्टेट को बताया जा रहा है। जर्नी हैज़ बीन, जर्नी रही है ऐसी। अपवर्ड ऑफ का मतलब है ऊपर की तरफ, विगर मतलब एंथुजियाज्म, जील या आपका उत्साह है ना, आपका जोश। आगे बढ़ते हैं। कह द लेटेस्ट IMD फिगर्स सजेस्ट दैट द मानसून इज रनिंग एन 8% डेफिसिट। कह रहे जो लेटेस्ट IMD के फिगर्स आए हैं, IMD क्या है, मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कह रहे जो लेटेस्ट आंकड़े दिए हैं मौसम विभाग ने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत के, वो ये सजेस्ट करते हैं आंकड़े दैट, वो ये कि मॉनसून जो है रन कर रहा है 8% के डेफिसिट को। रन अ डेफिसिट का मतलब डेफिसिट में चलना, डेफिसिट मतलब कमी। तो आंकड़े ये बता रहे हैं 8% मॉनसून इस साल कम आएगा, है ना, आया है। फिगर्स की वर्ब है सजेस्ट, मॉनसून की वर्ब है इज रनिंग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पकड़ा करो, फिगर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, मॉनसून सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। अब और आगे बढ़ते हैं। कह रहा सेंट्रल इंडिया विच हैज़ द लार्जेस्ट स्वेथ ऑफ लैंड डिपेंडेंट ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर हैज़ ओनली गॉट 52% ऑफ द रेन दैट इज ड्यू। अब लगाया इसने सेमी कॉलम, आगे बाद में पढ़ेंगे। कह रहा सेंट्रल इंडिया जो है, जो यूपी का या MP का या छत्तीसगढ़ का, झारखंड का जो एरिया है सेंट्रल इंडिया वाला, करे जिसके पास लार्जेस्ट स्वेथ ऑफ लैंड है। स्वेथ का मतलब होता है एक बहुत बड़ी स्ट्रिप, बहुत बड़ी पट्टी। कह रहे जिसके पास सबसे बड़ी पट्टी है, सबसे बड़ा एरिया है लैंड का, भूमि का, और वो लैंड जो डिपेंडेंट होना है, निर्भर है, रिलायंट होना है रेन फेड एग्रीकल्चर पे। ऐसी एग्रीकल्चर जो रेन से फीड होती है, जो रेन से सपोर्टेड होती है। कह रहा ऐसा सेंट्रल इंडिया जिसमें रेन से चलने वाला बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है, कह रहा इसको महज 52% रेन मिली है, जो अभी तक ड्यू थी इसके पास, जो अभी तक इसकी होनी चाहिए थी। और आगे कह रहा है सेमी कॉलम लगा के, कह रहा द सदर्न पेनिनसुला हैज़ अ 22% डेफिसिट। और जो सदर्न पेनिनसुला है, पेनिनसुला आप जानते हैं, इसका हिंदी मीनिंग देख लेना है ना। पेनिनसुला मतलब होता है एक छोटा सा एरिया जो 2-3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ हो। सदर्न पेनिनसुला मतलब ये पूरा एरिया जो है ना, केरला वाला, तमिलनाडु वाला, उड़ीसा वाला। तो कह रहे जो सदर्न पेनिनसुला है उसका 22% डेफिसिट यानी कमी निकल के आई है। तो इस तरीके से मानसून इस बार पूरे जोश के साथ आया हुआ नहीं लगता। सेंट्रल इंडिया की वर्ब है हैज़, विच आया है इंडिया के लिए, सेंट्रल इंडिया के लिए, इसकी वर्ब अगेन हैज़। स्वेद का मतलब होता है एरिया, स्ट्रिप, बड़ी सी पट्टी को बोलते हैं स्वेद, है ना, पट्टी, पट्टी समझते हो ना, भूभाग, बहुत बड़ा एरिया, रीजन कहलाता है स्वेद। डिपेंडेंट ऑन, हिंज्ड ऑन, रिलायंट ऑन, किसी पर निर्भर होना, इनके बाद में ऑन आएगा हमेशा। रेन फेड मतलब जिनको रेन फीड करती है, विच आर फेड और सपोर्टेड बाय रेन्स। रेन फेड एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जो सिर्फ बरसात के दम पे होती है। दैट की वर्ब है इज, ड्यू का मतलब है बकाया। सदर्न पेनिनसुला की वर्ब है हैज़, पेनिनसुला मैंने आपको बता दिया। अब इसकी स्पेलिंग को देख लेना, पेनिनसुला की स्पेलिंग अगर आपने नहीं देखी, मतलब ध्यान नहीं दिया, तो आपको पेपर में याद नहीं आएगी। स्पेलिंग एरर्स में आपको एक क्वेश्चन मिलता है। पेनिनसुला की स्पेलिंग है पेन इन सुला, पेन इन सुला। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है।
पेन इंसुला, ठीक है, ई एन यहाँ पे लगेगा और फिर यहाँ पे एक एन और आता है। चलो स्पेलिंग देख लेना, है ना, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ओनली इंडियाज ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स आर बैटलिंग द diametrically opposite problem of too much rain with floods in Assam and Meghalaya submerging entire villages। कह रहा है मैच इंडिया का ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वही बैटल कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट प्रॉब्लम से, टोटली ऑपोजिट प्रॉब्लम से। डायमेट्रिकली मतलब डायमीटर जानते हो ना आप, किसी भी चीज़ का, किसी भी जो है सर्कल का जो डायमीटर होता है, जानते हो ना, व्यास बोलते हैं इसको। तो एक सिरा इसका इधर, दूसरा सिरा इसका उधर, तो बिल्कुल ऑपोजिट जो सिरा है ना वो है इनका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पार्ट्स। तो यहाँ पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बरसात की। और कैसे है प्रॉब्लम, बहुत सारी फ्लड्स के साथ में जो हो रही हैं आसाम और मेघालय में, और जो डुबो रही हैं, सबमर्ज कर रही हैं पूरे के पूरे गाँवों को। तो इधर तो बारिश हो नहीं रही और ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, टोटली ऑपोजिट प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पार्ट्स की वर्ब है आर बैटलिंग, बैटल का मतलब होता है किसी से, समझ गए ना, सामना करना, किसी चीज़ से लड़ना। सबमर्ज करना मतलब होता है डुबो देना। कह रहा द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया वेयर द मानसून इज येट टू अराइव एंड रीलिंग अंडर अ सीरीज ऑफ हीट वेव्स इज बैटलिंग अ रेनफॉल डेफिसिट ऑफ 33%। कह रहे जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया का जो पार्ट है, जो गुजरात वाला पार्ट है, समझ गए ना, राजस्थान वाला पार्ट, कह रहे जहाँ मानसून अभी भी आना बाकी है, इज येट टू अराइव है। और जो पार्ट रील अंडर कर रहा है, जो अभी गुजर रहा है एक सीरीज ऑफ हेड वेव से, एक बहुत बड़ी श्रृंखला से जो है लू की, हीट वेव्स की, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, गुजरात, राजस्थान, ये बैटल कर रहे हैं रेनफॉल के डेफिसिट से जो है 33% का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात आपको देखने को नहीं मिल रही। नॉर्थ वेस्ट की वर्ब है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की वर्ब है इज बैटलिंग, मानसून की वर्ब है इज। ये रीलिंग अंडर यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया बैटल कर रहा है तब वो रील अंडर कर रहा है एक सीरीज ऑफ हीट वेव से, ठीक है। चलो ये देख चुके हो ना, रील अंडर करना, रील फ्रॉम करना, किसी चीज़ से लड़खड़ा के गुजरना। कह रहे द मानसून रेनफॉल इज क्रिटिकल टू खरीफ सोइंग एंड सो अ फॉल्टरिंग जून हैज़ रेज कंसर्न इन सेवरल क्वार्टर्स। कह रहे जो मानसून रेनफॉल है, जो मानसून की बारिश है, रेनफॉल मतलब रेन का फॉल करना, बारिश होना, मानसून की जो बारिश है वो क्रिटिकल है खरीफ की फसल के लिए। खरीफ समझते हो ना, जो मानसून के आसपास जो है बोते हैं और फिर पतझड़ के वक्त जो हम काटते हैं। तो कह रहे मानसून की जो बारिश है वो बड़ी ही खरीफ की सोइंग के लिए बड़ी ही क्रिटिकल है, मानसून की फसल के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और कह रहे इसलिए एक लड़खड़ाता हुआ, रील अंडर करता हुआ जून जो है उसने रेज कर दिया है कंसर्न्स को, चिंताओं को, कई क्वार्टर्स में, कई तरह के क्वार्टर्स का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स। जैसे एक ग्रुप है एक्सपर्ट्स का, एक ग्रुप है गवर्नमेंट्स का, एक ग्रुप है फार्मर्स का, एक ग्रुप है जनरल पब्लिक का, क्वार्टर्स हैं सारे के सारे। तो कई तरह के ग्रुप्स में कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं, खास करके पब्लिक में और किसानों में, ऐसा समझ लो। रेनफॉल की वर्ब है इज, जून की वर्ब है हैज़ रेज्ड। क्रिटिकल टू मतलब किसी के लिए इंपॉर्टेंट। सोइंग का मतलब होता है बोआई, सो का मतलब टू सीड, बोआई करना, सीड डालना, है ना, बीजना, फसल को बीजना। सोइंग का मतलब होता है बीजी हुई फसल, यानी कि सीडिंग। चलो फॉल्टरिंग उसी से बना है, लड़खड़ाने से। कह रहा है हाउएवर देयर इज लिटिल टू बी वरीड अबाउट एट दिस जंक्चर। कह रहा है हालांकि ना के बराबर ही है वहाँ पे वरी होने के लिए, परेशान होने के लिए, इस जंक्चर पे, इस मोड़ पे अभी ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। लिटिल की वर्ब है इज, जंक्चर का मतलब होता है क्रॉस रोड या टर्निंग पॉइंट्स, है ना, एक बड़ा दोराया। कह रहे जून रेनफॉल particularly in the first fortnight is historically patchy and contributes less than 18% of the monsoon rainfall। कह रहे जून की जो बारिश है, जो कि पर्टिकुलरली फर्स्ट फोर्टनाइट में होती है, पहले पखवाड़े में होती है, जून के पहले 15 दिनों में, वो ऐतिहासिक तौर पे पैची है, ऐतिहासिक तौर पे रफ है। पैची का मतलब कभी हो गई, कभी नहीं हुई, 2 दिन हो गई, 5 दिन नहीं हुई। तो ऐतिहासिक तौर पे ये बड़ी कंसिस्टेंट बारिश नहीं है और ये कंट्रीब्यूट करती है 18% से भी कम टोटल मानसून की बारिश में, मानसून रेनफॉल में। तो ऐतिहासिक तौर पे जून की बारिश को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेनफॉल जून वाले की वर्ब है इज़ और दूसरी वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूट्स। पैची का मतलब रफ, उबड़ खाबड़, जिटरी, है ना। कह रहे मेट्रोलॉजिस्ट मेंटेन दैट देयर इज़ नो कोरिलेशन ऑफ टाइमिंग and advent of the monsoon rainfall with its eventual performance।
कह रहे हैं मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो ऐसा मेंटेन करते हैं, इस चीज़ को जोर दे के कहते हैं दैट वो ये कि कोई भी को रिलेशन नहीं है, कोई भी आपसी रिश्ता नहीं है। को रिलेशन मतलब म्यूचुअल रिलेशन, को प्लस में रिलेशन, कोई भी आपसी रिश्ता नहीं है। एक तो टाइमिंग का और दूसरा आगमन का, एडवेंट का, और किसके, मॉनसून की रेनफॉल का, इसके इवेंचुअल परफॉर्मेंस से, इसके फाइनल परफॉर्मेंस से। तो आगमन कब होता है, जून में। तो मेट्रोलॉजिस्ट यही बोलते हैं कि जून के महीने में कितनी टाइमिंग, कितना आगमन, कितना एडवेंट, कितना अराइवल हो रहा है मानसून का, इसका कोई भी आपसी रिश्ता नहीं है कि आखिर में मानसून की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है पूरे साल में। मेट्रोलॉजिस्ट की वर्ब है मेंटेन, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। कोरिलेशन की वर्ब है इज। क्लोज शुरू हुआ देर से, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। इवेंचुअल मतलब आखिरी, कंक्लूडिंग। एडवेंट मतलब अराइवल या कमिंग। चलो आगे बढ़े। सिंपल सा ही आर्टिकल कह रहा है बिकॉज ऑफ द लार्ज वेरिएंस इनहेरेंट इन जून रेनफॉल द IMD हैज हिस्टोरिकली चोजन नॉट टू इशू फोरकास्ट फॉर द मंथ अनलाइकली फॉर द जुलाई एंड अगस्त मंथ्स। कह रहा है इस वजह से, बिकॉज ऑफ, अच्छा किस वजह से, बहुत ही बड़ी वेरिएंस के, बहुत ही बड़े वेरिएशन के। वेरिएंस का मतलब होता है वेरिएशन, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम। कह रहा है बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन की वजह से, जो इनहेरेंट है, जो अंदर ही बसा हुआ है जून महीने की बारिश में, जो हर साल हम देखते ही आ रहे हैं। कह रहा है इस वजह से ना IMD ने हिस्टोरिकली चूज़ किया है, ऐतिहासिक तौर पे IMD का, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यही विकल्प रहा है, चूज़ करना रहा है कि हम इशू नहीं करेंगे किसी भी फोरकास्ट को, किसी भी एस्टिमेशन को, भविष्यवाणी को जून के महीने के लिए। और किसके बिल्कुल उल्टा, अनलाइक जुलाई और अगस्त के। तो जुलाई अगस्त की IMD पूरी भविष्यवाणी करता है, फोरकास्ट करता है। जून के महीने की कभी भी IMD फोरकास्ट करता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है जून में वेरिएंस इनहेरेंट है, हम कुछ बोलेंगे बारिश कुछ और हो जाएगी। समझ में आ गया। द IMD सरकारी संस्था है, द लगा हुआ है। इसकी वर्ब है हैज चोजन। हिस्टोरिकली एक एडवर्ब है, ऐतिहासिक तौर पे, हिस्ट्री को देखते हुए। इनहेरेंट मतलब अंदर बसा हुआ, इननेट, इमानेंट, इंटीग्रल, इनसेपरेबल। समझ गए ना। रिस्क इज इनहेरेंट इन स्टॉक मार्केट्स, बताया था ना वो सेंटेंस। वेरिएंस का मतलब होता है जो है वेरिएशन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उबड़ खाबड़, जो रफ जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं वेरिएंस। कह रहा द लेटर टू आर कंसीडर द की मानसून मंथ्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग नियरली 2/3 ऑफ द मानसून रेंज। कह रहा जो बाद वाले हैं लेटर टू का मतलब है जून, जुलाई और अगस्त। बाद वाले दोनों की बात कर रहे हैं हम, जुलाई और अगस्त की। कह रहे लास्ट वाले जो दो हैं, लेटर 2 हैं, वो माने जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मानसून के महीने, और जो रिस्पॉन्सिबल भी हैं सप्लाई करने के लिए लगभग 2/3 मानसून की बरसातों को, रेंज को। लेटर 2 की वर्ब है आर कंसीडर्ड। लेटर मतलब बाद वाले। चलो अब ये 2/3 वाला कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो, मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। वन जब वन के आगे आप कोई भी लगाओगे, जैसे यहाँ पे 3rd लगाया, 4th लगाया, 5th लगाया, 6th, 7th, तो इसके आगे S नहीं आता। अगर शुरू में 1 आ जाए तो उस रेशो में आपको S लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लगाना ही नहीं चाहिए, है ना, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन 1 के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे 2/3 आ गया तो 2/3 लिखना है, 5/4 आ गया तो 5/4 लिखना है, 3/5 आ गया तो 3/5 लिखना है ना। 1 के अलावा कुछ भी आ जाए तो आपको उसके आगे S को लगाना होता है उस रेशो के अंदर। तो इस फॉर्मूला को आपने मतलब यहाँ भी देखा है, 2/3 देख रहे हो आप, 2 के बाद में 3rd लिखा हुआ है, उसके आगे S भी लगाया हुआ है। और अगर इनकी वर्ब देखी जाए तो वर्ब इनके हिसाब से आती ही नहीं है, वर्ब आती है नाउन के हिसाब से। ऑफ के बाद में जो नाउन लगा होगा उसके हिसाब से आपको वर्ब को चूज करना है, चाहे 1/3 हो चाहे 2/6 हो, वर्ब बताएगी ऑफ के बाद वाला नाउन। जैसे 1/7 ऑफ द इक्विपमेंट इज या आर टू बी रिप्लेस्ड दिस ईयर। 1/7 इक्विपमेंट जो हैं, जो उपकरण जो हैं रिप्लेस किए जाने हैं, इज टू बी, आर टू बी रिप्लेस्ड, इस साल हमें उनको बदलना है। तो 1/7 आप देख रहे हो तो यहाँ से S को आप निकाल दो, पहली चीज़। और वर्ब को लगाओगे इक्विपमेंट के हिसाब से। इक्विपमेंट एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल होता है, जिसका कभी भी जो सिंगुलर होता है प्लूरल बनता ही नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इज। ठीक है, 1/7 ऑफ द इक्विपमेंट इज टू बी रिप्लेस्ड दिस मंथ। इक्विपमेंट के हिसाब से वर्ब आई है, 1/7 के हिसाब से वर्ब को नहीं चूज करना। वैसे ही 1/3 ऑफ द कैटल हैज या हैव कॉन्ट्रैक्टेड अ फ्लू। 1/3 जो कैटल हैं, जो पशु हैं, उनको फ्लू हो चुका है, उनको जुकाम हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट फ्लू का मतलब जुकाम हो जाना। अब यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, S नहीं आएगा ऑफ कोर्स। कैटल एक प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे आएगा हैव,
है ना, हैव कॉन्ट्रैक्टेड अ फ्लू। कैटल आप जानते हो ना, कैटल, वर्मिन, पीपल सब प्लूरल नाउंस होते हैं, सिंगुलर वर्ब इनको नहीं दी जाती, तो कैटल के हिसाब से जो है प्लूरल वर्ब। और वैसे ही 3/5 ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ इज या आर फर्टाइल। सभी लोग इस क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करेंगे। 3/5 ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ इज फर्टाइल। लैंड के हिसाब से वर्ब चूज करनी है और 3 के हिसाब से रेशो को बनाना है। सभी लोग इसमें एरर निकाल के सही सेंटेंस को पोस्ट करेंगे इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट और करवा देते हैं आपको। ये 1/3 2/3 तो हो गया, एक लेटर और लेटर वाला है। लेटर अलग वर्ड है, लेटर अलग वर्ड है, दोनों को कंफ्यूज मत करना। लेटर का मतलब है बाद में आने वाला, टाइम में। लेटर का मतलब होता है बाद में आने वाला, पोजीशन में। अगर पोजीशन की बात होगी तो लेटर, टाइम की बात होगी तो लेटर। पुलिस अरेस्टेड सेवरल मैन हु वर लेटर या लेटर रिलीज्ड। पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया जो बाद में रिलीज कर दिए गए। अब मुझे बताओ, बाद में यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है? ऑफ कोर्स टाइम की बात हो रही है। बाद में रिलीज कर दिए गए, 1 तारीख को पकड़ा, 3 तारीख को रिलीज कर दिए गए, तो लेटर रिलीज लिखूंगा ऐसे। सेकंड वाले में देखो, वेदर इज प्लीजेंट हेयर इन द लेटर या लेटर हाफ ऑफ द ईयर। वेदर जो है प्लेजेंट होता है, अच्छा होता है इस यहाँ पे, इस जगह पे साल के बाद वाले हाफ में। अब देखो पोजीशन की बात हो रही है, शुरू वाला हाफ कौन सा हुआ, जनवरी से जून वाला। बाद वाला हाफ कौन सा हुआ, जुलाई से लेकर के दिसंबर वाला। तो यहाँ पे जनवरी से जून वाले नहीं, जुलाई से दिसंबर वाले की बात हो रही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेटर हाफ। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे टाइम की बात भी हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, शुरुआती हाफ और बाद वाले हाफ में टाइम का डिफरेंस भी है, तो यहाँ पे लेटर हाफ भी आ सकता है। समझ रहे हो? ऐसे केस में लेटर और लेटर दोनों ही ठीक होता है। जहाँ पे टाइम की बात हो रही हो, पोजीशन की बात हो रही हो, वहाँ पे दोनों ही आ जाएंगे। थर्ड वाले में देखो, ऑफ द टी एंड कॉफ़ी आई लाइक द लेटर या लेटर। कॉफ़ी और टी में से मुझे बाद वाला पसंद है। अब देखो पहला वाला है टी, बाद वाला है कॉफ़ी, तो मुझे यहाँ पे पोजीशन की बात करनी है, तो मैं लिखूंगा लेटर। तो ये होता है लेटर और लेटर में फ़र्क। कुछ जगह लेटर लेटर दोनों आ जाते हैं अगर टाइम और पोजीशन दोनों आ रहे हो, नहीं तो आपको करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है लेटर और लेटर में से। बड़े आगे, ये सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बड़े प्यारे और बड़े काम के कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट पैराग्राफ में। ये तो हो गया ना, चलो इतना सा बाकी है। कह रहा है एपिसोड्स ऑफ ड्रॉट इन इंडिया एंड दोज दैट आर लिंक्ड टू एग्रीकल्चर फेलियर्स आर व्हेन द मॉनसून फेल्स इन दीज 2 months। कह रहा है एपिसोड्स जो हैं ड्रॉट के, इंडिया के, इन इंडिया भारत में है ना, सूखे के, और कह रहा है वो वाले जो लिंक्ड टू हैं एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर के फेलियर से, क्रॉप फेलियर से, है ना, क्रॉप फेल हो गई। कह रहा है ये वो होते हैं आर जब मॉनसून फेल हो जाता है इन 2 महीनों के अंदर। तो एपिसोड्स की वर्ब है आर, मॉनसून की वर्ब है फेल्स, दैट की वर्ब है लिंक टू। दैट आया दोज के लिए, दोज आया एपिसोड्स के लिए। एपिसोड्स ड्रॉट वाले और वो वाले एपिसोड जो जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर फेलियर से, वो तब होते हैं जब मॉनसून फेल हो जाता है 2 महीने में, है ना। दोज को भी आप यहाँ पे आर वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं। एपिसोड्स और दोज दोनों की वर्ब है आर। चलो बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब ये बताएगा ये मॉनसून खराब क्यों होता है। कह रहा है इनफैक्ट द रियल वरी दैट लिंगर्स ओवर द होराइजन इज रेनफॉल इन जुलाई एंड अगस्त। कह रहा है सच बात तो ये है कि जो सबसे बड़ी चिंता है, रियल वरी है, जो लिंगर ओवर करती है, जो सर पे मंडराती है। लिंगर ओवर करना मतलब लूम ओवर करना, सर पे मंडराना। और किस पे? होराइजन पे, क्षितिज पे। क्षितिज के सर पे मंडराना मतलब सामने दिखाई देना कि अब जो आने वाली है। कह रहा है वो रियल वरी इज वो है रेनफॉल, बरसात, जुलाई और अगस्त महीने के अंदर। रियल वरी की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है लिंगर्स। लिंगर ओवर मतलब लूम ओवर, सर पे मंडराना। कह रहा है ऑन May 31st as part of its updated forecast the IMD gave an optimistic picture। कह रहा है मई 31 को एक पार्ट के तौर पे इसके अपडेटेड फोरकास्ट के, इसकी नई फोरकास्ट के IMD ने दे दिया एक बड़ी ही ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर को, बड़ी ही आशावादी तस्वीर को। तो मई 31 पे IMD ने बोला था कि देश में बड़ी अच्छी बारिश होने वाली है, लेकिन अब शायद इस फोरकास्ट को बदलना पड़े। IMD की वर्ब है गेव, ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्विन, अपविड, जॉयफुल, है ना। अब जो है बोयेंट, सब के सब जो है आशावादी के, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक के सब सिनोनिम्स हैं। चलो ये सैंग्विन वर्ड को खास नोट कर लेना, ऑप्टिमिस्टिक का एक अच्छा सिनोनिम है ये। कह रहा है जून टू सितंबर रेनफॉल ओवर द कंट्री was likely to be 103% of LPA या long period average, and central India was likely to get above normal rainfall
एज वॉज द सदर्न पेनिनसुला। कह रहा है अब अगर आईएमडी के ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर आप देखो 2 महीने पुरानी, 1 महीना पुरानी, तो जो जून से सितंबर की रेनफॉल थी पूरे देश में, कंट्री में, वो लाइकली थी, संभावित थी कि 103% होगी लॉन्ग पीरियड एवरेज के। तो एवरेज से 3% ज़्यादा होने वाली थी आईएमडी के हिसाब से। और जहाँ पे अभी सूखा पड़ा है सेंट्रल इंडिया और सदर्न पेनिनसुला में, सेंट्रल इंडिया लाइकली था कि इसको अबव नॉर्मल रेनफॉल मिले, और ऐसा ही कुछ लाइकली था सदर्न पेनिनसुला भी। तो आईएमडी की तो रेनफॉल का कुछ अलग ही जो इन्होंने पिक्चर दिखाई थी, जो पिक्चर अभी तक जून महीने में प्ले आउट नहीं हुई है, समझ गए। रेनफॉल की वर्ब है वॉज, सेंट्रल इंडिया की वर्ब है वॉज, सदर्न पेनिनसुला की वर्ब है वॉज। एज कंजंक्शन के बाद में आपने देखा होगा जो इन्वर्जन हो जाता है ना, एज कंजंक्शन लगी है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। पेनिनसुला की स्पेलिंग को फिर से देख लेना, स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन आता है। चलो, कह रहे द मानसून कोर जोन विच कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द रेनफेड एग्रीकल्चर रीजन्स टू इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अबव नॉर्मल रेन। कह रहे मानसून का जो कोर जोन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे तगड़ा मानसून होता है, और कौन सा जोन है भाई, ये जो मिल करके बना है, कंसिस्ट ऑफ होता है ज़्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चर रीजन से, ऐसे एग्रीकल्चर रीजन जहाँ पे रेन के दम पे एग्रीकल्चर होती है। करे ये रीजन भी एक्सपेक्टेड है कि रिसीव करेगा अबव नॉर्मल रेन को। इससे भी हमें आशा है, आईएमडी के हिसाब से इससे भी हमें आशा है कि यहाँ पे खूब बारिश होने वाली है। मॉनसून कोर जोन की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड, विच की वर्ब है कंसिस्ट। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मिल करके बना होना। ध्यान दे लेना, अभी ये जो मॉनसून की फोरकास्ट है ये झुटलाई नहीं गई है। आईएमडी का कहना है मई 31 की पिक्चर ये है, अभी जून महीना बीतने दो, जुलाई अगस्त में सही पता लगेगा ये पिक्चर कैसे आने वाली है ना। चलो, ये कंसिस्ट ऑफ आप देख लो, इस पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कई बार करवा चुका हूँ, सबको आना चाहिए, रिपीटिशन की तरह लेना है इसको आज। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मिल के बना होना, और कंटेन वर्ब भी यही मतलब रखती है, और कंप्राइज वर्ब भी यही मतलब रखती है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कंसिस्ट के बाद में ऑफ आएगा, कंप्राइज और जो है कंटेन के बाद में ऑफ नहीं आता। द बुक कंप्राइज्ड 10 चैप्टर्स। अगर मैं ऐसा लिखूँ, कंसिस्टेड लिख देता हूँ, ठीक है। द बुक कंसिस्टेड 10 चैप्टर्स। बुक में 10 चैप्टर्स थे, या बुक 10 चैप्टर से अध्यायों से मिलकर के बनी है। तो मुझे एक्चुअल में लिखना चाहिए द बुक कंसिस्ट ऑफ या कंसिस्टेड ऑफ 10 चैप्टर्स। कंसिस्ट के बाद में हमेशा ऑफ आएगा, लेकिन कंटेंट और कंप्राइज के बाद में नहीं आएगा, यहाँ से ऑफ निकाल दो। सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल वही है, वर्ब्स खाली चेंज हो गई है। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, कभी कभी आप कंप्राइज के बाद में ऑफ देखोगे, देखो कंप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑफ लगा होगा, फिर आप बोलोगे पता नहीं सर ने क्या सिखा दिया, कंप्राइज के बाद में तो ऑफ नहीं आता, यहाँ तो लगा हुआ है। तो ध्यान दे लेना, वो कंप्राइज्ड एक एडजेक्टिव होगा, ना कि एक वर्ब होगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, द बुक वॉज कंप्राइज्ड ऑफ 10 चैप्टर्स। अगर ये कंप्राइज्ड वर्ब है तो ये बन गया पैसिव वॉइस। अब इसका मतलब क्या है? बुक कंप्राइज करवाई गई थी 10 चैप्टर के द्वारा। अरे बुक में 10 चैप्टर थे, बुक कंप्राइज नहीं करवाई जा सकती। कंप्राइज वर्ब को आप पैसिव में यूज़ नहीं कर सकते हो। बुक में 10 चैप्टर डलवाए गए थे, है ना, ऐसा सा मीनिंग निकल के आएगा अजीब सा। तो यहाँ पे कंप्राइज जो है ना, एक्चुअल में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है। वर्ब है आपकी वॉज, लिंक वर्ब, इसको एडजेक्टिव मान लो और यहाँ पे ऑफ को लगा दो। कंप्राइज एडजेक्टिव अपने बाद में वर्ब की, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने बाद में ऑफ को ले लेगी। इसकी निशानी ये, इससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर ऐसा आपको लिखा हुआ मिल सकता है ना। द बुक कंप्राइज्ड ऑफ 10 चैप्टर्स। चलो आगे बढ़े। ये ऐसा भी हो सकता था, अब चलो बात होने लगी है तो ठीक से समझा देते हैं आपको। मान लीजिए ऐसा भी लिखा हो सकता था सेंटेंस, द बुक कंप्राइज्ड 10 चैप्टर्स कॉस्टेड ₹100। वो बुक जो 10 चैप्टर से मिलके बनी थी, वो 10 चैप्टर से जो मिलके बनी थी उसकी कॉस्ट थी ₹100। अब यहाँ पे भी कंप्राइज्ड एक एडजेक्टिव है, ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है। वो बुक जो 10 चैप्टर से मिलके बनी हुई थी उसकी कीमत थी ₹100। अब ये मत बोलना सर यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं आ रहा, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज ही बना हुआ है ना। तो इसको इज, एम, आर, वॉज, वर की जरूरत ही नहीं है, इसके बाद में ऑफ आएगा कंप्राइज्ड वर्ब के बाद। चलो आगे बढ़े। हाँ, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आते हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं सर इतने सारे हो गए हम कैसे मतलब कैचअप करेंगे। क्लासेस में अगर आप रेगुलर हो तो 1 महीने में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके 2-2 बार रिवाइज हो जाते हैं, आपकी रेगुलरिटी की बात है। कह रहा इन प्रीवियस ईयर्स देयर हैज़ बीन अ पैटर्न ऑफ नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल रेन्स being forecast only for them to dry up for large periods in July and August, followed by a sudden surge in September। अब ये IMD की हिस्ट्री की बात कर रहा है कि IMD ने जैसी जैसी कभी कभी भी
जब ऐसी पिक्चर दिखाई है तो उसका हुआ क्या है। कह रहा है प्रीवियस ईयर में, पिछले सालों में एक पैटर्न सा रहा है नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेंज का, जो फोरकास्ट की गई हैं इन दोनों के लिए ड्राई अप होने के लिए, सूख जाने के लिए लार्ज पीरियड्स में, जुलाई और अगस्त के। तो प्रीवियस सालों में यही रहा है कि एक पैटर्न सा रहा है, उसमें हमेशा नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेन बताई जाती है आईएमडी के द्वारा, बीइंग फोरकास्ट होती है सिर्फ बाद में ड्राई अप होने के लिए, बीइंग फोरकास्ट ओनली फॉर देम टू ड्राई अप, देम आया इन दोनों टाइप की रेंज के लिए। तो ये सूख जाने का ही काम होता है इनका बाद में जुलाई और अगस्त में। और किसके साथ, फॉलोड बाय, इसके बिल्कुल पीछे पीछे आता है एक सडन सर्ज, एक अचानक से राइज सितंबर महीने के अंदर। तो ऐसा पैटर्न भी हमें देखने को मिला है। पैटर्न की वर्ब है हैज़ बीन, फॉलोड बाय मतलब पीछे पीछे आना, ड्राई अप का मतलब होता है सूख जाना, सर्ज का मतलब होता है उछाल, राइज इजाफा, किसी चीज़ में तेजी। ठीक है, चलो कह रहे दिस पैटर्न may help deliver the numbers but is not always beneficial for खरीफ sowing। कह रहा है ये पैटर्न जो है हमें नंबर्स को डिलीवर कर सकता है। भाई जुलाई अगस्त सितंबर में होनी थी, जुलाई अगस्त में हुई नहीं, सितंबर में बहुत सारी हो गई, नंबर्स तो पूरे हो गए, एवरेज तो निकल आई। कह रहे लेकिन ये हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता है मानसून की बुआई के लिए, सोइंग के लिए। तो जब मानसून में बुआई होनी होती है तब तो बारिश हुई नहीं, तो तब आपको फ़ायदा नहीं मिला, ओवरऑल एवरेज आपकी बन के सितंबर में आ गई। पैटर्न की वर्ब है मे हेल्प और दूसरी वर्ब है इज। कह रहा था एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए गुड मानसून आर प्रीमाइज्ड ऑन द परसिस्टेंस ऑफ ला नीना, द कन्वर्स ऑफ अल नीनो एंड कैरेक्टराइज्ड बाय ए कूलिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक वाटर्स। कह रहे जो आशाएं हैं अच्छे मानसून की वो प्रीमाइज्ड ऑन होती हैं, बेस्ड ऑन होती हैं, आधारित होती हैं ला नीनो की परसिस्टेंस पे, ला नीनो की कंसिस्टेंसी पे। परसिस्टेंस मतलब कंसिस्टेंसी, ला नीना एक फिनोमिनन का नाम है। कह रहे जो ऐसा फिनोमिनन है जो कन्वर्स है, जो ऑपोजिट है अल नीनो का, और जो करेक्टराइज्ड होता है कूलिंग के द्वारा। करेक्टराइज का मतलब होता है जिसका कैरेक्टर ऐसा है, जिसका कैरेक्टर बनता है ठंडा हो जाने के द्वारा सेंट्रल पैसिफिक के वाटर्स में, मध्य प्रशांत महासागर के पानी में। तो यहाँ पे जब कूलिंग होती है तब बनता है ला नीना, और अगर गर्मी होती है तो वो बनता है अल नीनो। तो ला नीना जब अच्छा होगा मानसून भी उसी पे प्रीमाइज्ड है, बेस्ड है। एक्सपेक्टेशंस की वर्ब है प्रीमाइज्ड, पैसिव वॉइस में प्रीमाइज्ड और बेस्ड दोनों के बाद में ऑन आएगा, जिस पे भी आप आधारित हैं। अच्छा, परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूएंस, कन्वर्स मतलब उल्टा। पैसिफिक यहाँ पे मतलब सेंट्रल पैसिफिक एक ओशियन का नाम है, ओशियंस के नाम से पहले हमेशा द को लगाएंगे। रिवर, ओशियंस, लेक्स, हमेशा लेक को छोड़ के हर जो है वाटर बॉडी अपने पहले द को लेती है। कह रहा है हाउएवर द इंडियन ओशन डाइपोल या IOD अनदर इंडेक्स ऑफ सिग्निफिकेंस टू द मानसून इज एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव। कह रहा है हालांकि जो इंडियन ओशन डाइपोल जो है, जिसको IOD भी बोलते हैं, ये ला नीनो जैसा एक दूसरा एक फिनोमिनन है। कह रहे हैं ये जो कि अनदर इंडेक्स है, एक दूसरा इंडेक्स है सिग्निफिकेंस का, ऑफ सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस का मानसून के लिए, इससे आशा है कि ये नेगेटिव रहने वाला है। तो ये इस साल जो है बड़ा कमाल नहीं करेगा, नेगेटिव दिखाई दे रहा है। डाइपोल की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड। इंडेक्स आप जानते हैं। अच्छा, इंडेक्स का प्लूरल बना के दिखाओ। इंडेक्स का प्लूरल कैसे बनेगा? इंडेक्सेज लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा? कितने लोगों को आता है जरूर से कमेंट्स में डालना। चलो, कह रहा वेदर द ला नीना कैन कंपेंसेट फॉर द डैम्पनिंग ऑफ IOD रिमेन्स टू बी सीन। कह रहा हाँ या ना, ये जो ला नीना है ये कंपेंसेट फॉर करेगा या नहीं करेगा, भरपाई करेगा या नहीं करेगा, मेकअप फॉर या ऑफसेट करेगा या नहीं करेगा इस डैम्पनिंग को, इस धीमे पड़ जाने को। डैम्पनिंग मतलब किसी चीज़ का उत्साह कम हो जाना, जोश कम हो जाना। कह रहा है इस कम जोशी को जो IOD में दिखाई दे रही है इंडियन ओशन डाइपोल में, कह रहा है ये भरपाई होगी नहीं होगी ला नीना से, ये बात अभी भी देखना बाकी है। इट रिमेन्स टू बी सीन। ला नीना की वर्ब है कंपेंसेट। ला नीना कंपेंसेट करेगा या नहीं करेगा, इस पूरे फ्रेज की वर्ब है, क्लोज की वर्ब है रिमेन्स। ठीक है, वेदर और नॉट इट हैपन्स, इसकी वर्ब है रिमेन्स। चलिए, कंपेंसेट फॉर करना, मेकअप फॉर करना, ऑफसेट करना, काउंटर बैलेंस करना, किसी चीज़ की भरपाई करना। यहीं पे रैपअप करेंगे सेशन को आज के। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत सिंपल आर्टिकल था आज का। ये जो टर्म्स आप देख रहे हो इसकी वजह से किसी को हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगाओ, लेकिन ओवरऑल ऐसे आर्टिकल्स बहुत सिंपल होते हैं। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। 2 एरर्स मिलेंगी इसके अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे यहीं पे छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ, एरर्स आप निकाल लोगे। ठीक है, पहली एरर मिलेगी यहाँ पे और दूसरी एरर आपको यहाँ मिल सकती है इधर वाले में। ठीक है, अब देख लेना एरर्स कहाँ पे है।
मतलब कैसे निकलेगी, क्या निकलेगी वो आप देख लेना। कमेंट सेक्शन में मैं हिंट्स के साथ में आंसर्स पोस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे आंसर से अपने वाले को मैच करेंगे। सेकंड वाला वन वर्ड है, इसमें आपसे पूछा गया है एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लैक ऑफ रेंस, बरसात की कमी का एक लंबा सा पीरियड उसको क्या बोलते हैं। तो 3 वर्ड्स आपके सामने हैं, तीनों के बीच का डिफरेंस आपको बताया था। आंसर मैं कमेंट्स में डाल रहा हूँ, अपना आंसर से मेरा आंसर मैच कर लेना। सबको आना चाहिए मेरे ख्याल से, इतना सब अच्छे से देखने के बाद। फोर्थ और फिफ्थ में 2 क्वेश्चंस हैं क्लोजेस्ट के। पहले में पूछा है आपसे सैंग्विन, ऑफसेट, स्वैगर और लिंगर, इन चारों में से कौन सा वर्ड मीनिंगफुली यहाँ रख सकते हो। चारों वर्ड्स के अगर मीनिंग आपको पता है तो आपको यहाँ पे डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक कार इज यूजली एबल टू सैंग्विन, ऑफसेट, स्वैगर या लिंगर द कॉस्ट ऑफ कंपैरेटिवली, जो है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव इंजन इन 6 ईयर्स, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है। चलो आंसर डाल रहा हूँ कमेंट्स में, वहीं से मैच कर लेना। सेकंड वाले में आपसे अगेन इवेंचुअल, रीलिंग, जंक्चर और इनेट, चारों वर्ड्स में से सही वर्ड को चूज करने को बोला है। ये भी वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। चारों वर्ड्स के अगर मीनिंग आपको आते हैं, सही वोकैब का वर्ड आप चूज करें। पांचों के वर्ड्स, पांचों आंसर्स कमेंट्स में डाले हुए हैं हिंट्स के साथ में। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। एक लाइक और एक शेयर सेशन को जरूर से दें, ताकि टीचर को एंथुसियाज्म मिले, विगर मिले ऐसे सेशंस को बनाने के लिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।